सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है तो उत्तराखंड की चोटियाँ, घाटियाँ और दर्रों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने वो कंप्लीट नहीं करें तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर रहने वाला है। तो अगर आप लोग भी यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये सारे चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो उत्तराखंड की प्रमुख घाटियों और उनकी विशेषताओं का यहाँ पर संक्षेप में हम पहले वर्णन देखेंगे। तो उत्तराखंड में अपनी जो यहाँ पर उत्तराखंड है विविध और सुरम्य घाटियों के लिए भी जाना जाता है। तो प्रत्येक जो घाटी है उसकी एक अपनी अनूठी विशेषता है। तो चलिए विस्तार से उन घाटियों के बारे में जानेंगे। तो नेलांग जो घाटी है, तो नेलांग घाटी आती है उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत। नेलांग घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत। और जो नेलांग घाटी है इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। तो उत्तराखंड का लद्दाख किसको कहते हैं? नेलांग घाटी को। और पहाड़ का रेगिस्तान भी किसको कहते हैं? तो पहाड़ का रेगिस्तान भी कहते हैं नेलांग घाटी को। उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान, ये नाम आपको याद रखने किसको कहते हैं? नेलांग घाटी को, जो कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में। अब देखिए, उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर स्थित है नेलांग घाटी। कहाँ पर है? उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर क्या स्थित है? नेलांग घाटी है। और प्रसिद्ध गंतांगली जो मार्ग है वो भी नेलांग घाटी पर स्थित है, जिसे 1962 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 2021 में इसको चालू कर दिया था। किसको? नेलांग घाटी को। जो नेलांग घाटी है उसमें प्रसिद्ध मार्ग कौन सा है? गंतांगली मार्ग यहाँ पर प्रसिद्ध है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 2021 में इसको गंतांगली मार्ग को खोल दिया था। तो यहाँ पर नेलांग घाटी है, नेलांग घाटी से आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ें याद रखनी है। इसको उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान में नेलांग घाटी को कहते हैं, उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है नेलांग घाटी। और जो गंतांगली मार्ग है ये कहाँ है? नेलांग घाटी में। और 1962 में बंद हुआ था, फिर 2021 में इसको चालू कर दिया था। अब अगली जो घाटी है वो है भैरव घाटी। और भैरव घाटी भी कहाँ पर है? तो भैरव घाटी भी उत्तरकाशी जनपद में आती है। अब जो भैरव घाटी है ये जाड़ गंगा, जिसको जाह्नवी नदी भी कहते हैं, जाड़ गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो जाड़ गंगा यानी कि जाह्नवी नदी और भागीरथी नदी जो है इसके संगम पर क्या स्थित है? भैरव घाटी। भैरव घाटी किस जनपद में आती है? उत्तरकाशी जनपद में आती है। तो जाड़ गंगा और भागीरथी के संगम पर क्या स्थित है? भैरव घाटी। हरकीदुन घाटी, तो हरकीदुन घाटी भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में आती है हरकीदुन घाटी। अब देखो, जो हरकीदुन घाटी है देवताओं की घाटी भी इसको कहा जाता है। तो देवताओं की घाटी किसको कहा जाता है? हरकीदुन घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। और ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आपको पहले विस्तार से बताया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान में इसके बारे में। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंतर्गत आता है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के ये अंतर्गत आता है हरकीदुन घाटी। ठीक है। अब देखो, जो पुरोला है, पुरोला इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। किसका प्रवेश द्वार माना जाता है? जो ये हरकीदुन घाटी है तो पुरोला क्या है? इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। और कमल नदी है यहाँ पर जो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, तो कमल नदी को पुरोला की जीवन रेखा कहते हैं। तो देखो, हरकीदुन जो घाटी है उसका जो प्रवेश द्वार है किसको कहेंगे? पुरोला को कहेंगे। और पुरोला में जो नदी है कमल नदी, जहाँ पर लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पुरोला की क्या है? जीवन रेखा। कौन सी नदी? कमल नदी। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे अगली घाटी के बारे में। तो हर्षिल घाटी, ये सभी को पता ही होगा। तो ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में हर्षिल घाटी। और ये सेब और राजमा के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी? जो हर्षिल घाटी है सेब और राजमा के लिए काफ़ी ज़्यादा, इसके उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो एक यहाँ पर अंग्रेज़ थे, फ्रेडरिक विल्सन नामक एक अंग्रेज़। तो इस क्षेत्र के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। किसने? फ्रेडरिक विल्सन ने। और उन्होंने यहाँ पर सेब के बागान लगाए थे। और जो फ्रेडरिक विल्सन है इनको किंग ऑफ हर्षिल के नाम से भी जाना जाता है। तो किंग ऑफ हर्षिल के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। अब अगली जो घाटी है वो है रवाई घाटी। तो देखो, रवाई घाटी भी कहाँ है? तो अभी तक मैंने जितनी भी घाटी आपको बताई वो अभी उत्तरकाशी जनपद में, और रवाई घाटी भी कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में आती है। अब तिलाड़ी कांड आप लोगों ने सुना होगा, तिलाड़ी कांड या फिर रवाई कांड, तो इसी के लिए ये जानी जाती है। और वर्तमान में उत्तरकाशी में, और जब तिलाड़ी कांड हुआ था तो उस वक्त ये टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है,
मई 1930 में हुआ था तिलाड़ी कांड, जिसको रवाई कांड भी कहते हैं। तो आप लोगों को इस वाले कांड के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो रवाई घाटी है उत्तरकाशी जनपद में। अब बात करेंगे और जो घाटियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो सौर घाटी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो सौर घाटी जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आती है। तो सौर घाटी पिथौरागढ़ के बारे में आपको याद रखना है कि तो पिथौरागढ़ नगर की प्राचीन काल में सौर क्षेत्र या फिर सौर घाटी कहा जाता था। तो पिथौरागढ़ नगर को क्या कहते थे प्राचीन काल में? सौर क्षेत्र या फिर सौर घाटी कहा जाता था, और इसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो पिथौरागढ़ को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। सौर घाटी पिथौरागढ़ नगर का पुराना नाम था। अब देखो दारमा, ब्यास और चौदास घाटियाँ जो है ये भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में। दारमा, ब्यास और चौदास जो घाटियाँ हैं ये भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में। अब देखो जो सौका जनजाति है, भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। तो भोटिया जनजाति की उपजाति कौन है? सौका जनजाति। अब जो सौका जनजाति है इनके निवास के लिए प्रसिद्ध है। कौन? दारमा, ब्यास और जो चौदास घाटियाँ हैं सौका जनजाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है। सौका जनजाति क्या है? ये भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। अब देखो चिनाब घाटी हो गया, उर्गम घाटी हो गया, सोल घाटी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, नीति घाटी हो गया और हापला घाटी हो गया। तो चिनाब, उर्गम, सोल, फूलों की घाटी, नीति घाटी और हापला जो घाटी है तो ये किस जनपद में? तो ये चमोली जनपद के अंतर्गत आती है। तो चमोली ज़िले की ये कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं, तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए। तो फूलों की घाटी और नीति घाटी विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो फूलों की घाटी चमोली में और जो नीति घाटी है ये भी चमोली में। वैसे आपको सारा याद रखना है, चिनाब, उर्गम, सोल, फूलों की घाटी, नीति घाटी और हापला घाटी ये कहाँ है? चमोली ज़िले के अंतर्गत आती है। अब देखो कत्यूर घाटी हो गया, पिंडारी घाटी हो गया और सुंदरढूंगा घाटी हो गया। तो ये किस जनपद में आता है? तो कत्यूर घाटी, पिंडारी घाटी और जो सुंदरढूंगा घाटी है ये बागेश्वर जनपद में आता है। कत्यूर, पिंडारी और सुंदरढूंगा घाटी कहाँ पर आता है? बागेश्वर जिले में ही आता है। अब जो हेवल घाटी है, तो हेवल घाटी जो है ये टिहरी गढ़वाल में आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हेवल घाटी टिहरी गढ़वाल की एक महत्वपूर्ण घाटी है। तो देखो बागेश्वर से आपको क्या क्या याद रखना है? कत्यूर घाटी, पिंडारी घाटी और सुंदरढूंगा घाटी जो है ये आपके बागेश्वर जनपद में। और हेवल घाटी आएगा तो हेवल घाटी आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में। हेवल घाटी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल जनपद में। तो घाटियों के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे और अब देखेंगे उत्तराखंड के 3 सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन से हैं, उनकी ऊंचाई तथा पहली सफल चढ़ाई किसने करी थी, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो उत्तराखंड के 3 जो सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है नंदा देवी पश्चिमी। तो नंदा देवी पश्चिमी पहले नंबर पर है। इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछी जाती है। तो ऊंचाई है 7,817 मीटर नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है। अब नंदा देवी पश्चिमी किस जनपद में आता है? तो नंदा देवी जो पश्चिमी है ये चमोली गढ़वाल जनपद में आता है। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब इसकी विशेषता जो आपको याद रखनी है, तो देखो उत्तराखंड का ये सर्वोच्च शिखर है और सर्वप्रथम 1905 में लॉन्गस्टॉप, टीजी लॉन्गस्टॉप एक व्यक्ति हुए जिन्होंने इनको फतह करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो असफल रहे थे। उनके प्रयास से उत्तराखंड में पर्वतारोहण की शुरुआत मानी जाती है। फिर नंदा देवी पश्चिमी का जो पहला सफल जो यहाँ पर आरोहण किया था 1936 में किया था। किसने किया था? टिलमैन और ओडल ने यहाँ पर सफल इसका आरोहण किया था 1936 में। जो बिल टिलमैन और ओडल के द्वारा 1936 में इसका सफल आरोहण हुआ था। उसके बाद जो अगली यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है तो वो कौन सी है? कामेट। तो कामेट जो शिखर है तो ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 7,756 मीटर कामेट शिखर की ऊंचाई है। 7,756 आपको एक्यूरेट ऊंचाई का पता होना चाहिए। 7,756 अगर जनपद पूछेगा तो जनपद ये भी चमोली गढ़वाल जनपद में आता है। अब देखो ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर है और इसका जो पहला सफल आरोहण किया था फ्रैंक स्मिथ ने किया था। कब किया था? 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने कामेट शिखर जो है इसका सफल आरोहण किया था। तो कामेट शिखर से उतरते समय रास्ता भटकने के कारण फ्रैंक स्मिथ अपने साथी वुड्सवर्थ के साथ फूलों की घाटी में पहुंच गया था। फिर फूलों की घाटी की भी खोज किसी ने करी? फ्रैंक स्मिथ ने करी थी। ठीक है। अब जो तीसरी घाटी है तो उत्तराखंड की तीसरी सर्वोच्च जो घाटी है वो है नंदा देवी पूर्वी।
अब देखो, नंदा देवी पश्चिमी पहली है, कामेट दूसरी है और तीसरी है नंदा देवी पूर्वी। तो नंदा देवी पूर्वी की जो हाइट है 7,434 मीटर इसकी हाइट है, 7,434 मीटर इसकी हाइट है। अब अगर स्थान पूछा जाएगा तो किस स्थान में है नंदा देवी पूर्वी, तो देखो चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर है नंदा देवी पूर्वी। तो चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर कौन सी चोटी है, वो है नंदा देवी पूर्वी। और विशेषता इसकी क्या है, तो ये उत्तराखंड की तीसरी सर्वोच्च शिखर है। तो तीनों का आप लोगों का हाइट पता होना चाहिए, आप लोगों का लोकेशन का पता होना चाहिए किस ज़िले में आती है, और बस आपको ये तीनों का मतलब ये तीन तो कंपलसरी है, आपको याद होनी चाहिए। बाकी और भी चोटियाँ हैं उनके बारे में भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप लोग हमें ज़रूर फाइनेंशियली सपोर्ट दीजिए। अब बात करेंगे पिथौरागढ़ जिले में स्थित प्रमुख जो चोटियाँ हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो पिथौरागढ़ में तो वैसे काफ़ी चोटियाँ हैं, लेकिन कुछ चोटियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध है जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो पिथौरागढ़ जिले में जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं उनमें पंचाचूली के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो पंचाचूली पर्वत जो है कहाँ पर है, पंचाचूली पर्वत आता है आपका पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत। अगर इसकी हाइट पूछी जाएगी तो पंचाचूली जो पर्वत है तो इसकी हाइट है 6,905 मीटर इसकी ऊंचाई है, 6,905 मीटर पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है। अगर स्थान के बारे में पूछा जाएगा तो पंचाचूली पर्वत कहाँ है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में आता है। और विशेषता के बारे में आपको बताऊं तो उत्तराखंड की ये 5वां सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तराखंड का 5वां सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये आपका पंचाचूली हो गया। और पंचाचूली आपके किस जनपद में आता है, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में आता है, 6,905 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखो जो पंचाचूली है, जो पंचाचूली पर्वत है ये गौरी गंगा, ध्यान से देखना, गौरी गंगा और पूर्वी धौली गंगा जो नदी है इनके मध्य स्थित है। तो पंचाचूली पर्वत किन दो नदियों के मध्य स्थित है, गौरी गंगा और पूर्वी धौली गंगा जो नदियाँ हैं इनके मध्य स्थित है पंचाचूली पर्वत। अब यह अपनी दर्शनीय सौंदर्य और 5 चोटियों के समूह के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसका नाम पंचाचूली पड़ा था। अब देखो एक और चोटी है नंदाकोट। अब देखो जो नंदाकोट है, नंदाकोट चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में ये विस्तार से फैला हुआ है। और जो नंदाकोट है इसकी जो ऊंचाई है लगभग 6800 मीटर। नंदाकोट जो यहाँ पर पर्वत है, पर्वत चोटी, इसकी क्या है, ये हाइट है। नंदाकोट भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, नंदाकोट की हाइट कितनी है, तो नंदाकोट की जो हाइट है 6800 मीटर है, 6800 मीटर हाइट है। और अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो चमोली और पिथौरागढ़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, चमोली और पिथौरागढ़ में। अब पंचाचूली तो आपको पता ही है, ये पिथौरागढ़ में, और कामेट का भी आपको पता है चमोली और पिथौरागढ़ में आता है। कामेट की भी हाइट आपको 7,434 मीटर याद रखना है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा आपको पता है। और नंदाकोट का भी आपको पता होना चाहिए, ये भी चमोली और पिथौरागढ़ क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब देखो उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनसे भी प्रश्न बनते हैं, किन जिलों में ये उनके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण वैसे दर्रे हैं, विभिन्न जिलों में ये फैले हुए, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। और किन राज्यों और देशों को जोड़ते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो श्रृंगकंठ जो दर्रा है, तो श्रृंगकंठ दर्रा आता है उत्तरकाशी में। तो ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को ये मतलब जोड़ने का काम करता है, वहाँ पर ये स्थित है श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा आपका कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है श्रृंगकंठ दर्रा। उसके बाद आपका कालिंदी दर्रा जो है, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली ज़िले में चमोली ज़िले को आपस में जोड़ता है। और उत्तराखंड के जो 2 सबसे बड़े जनपद हैं यानी कि उत्तरकाशी और चमोली, तो उनको कौन जोड़ता है, कालिंदी दर्रा उनको जोड़ता है। अब सुंदरडुंगा दर्रा जो है, तो सुंदरडुंगा दर्रा बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। तो बागेश्वर और चमोली को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बागेश्वर और चमोली को जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है सुंदरडुंगा। उसके बाद जो लास्पा दर्रा है, तो लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित है। तो पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा, यानी कि इसके बीच कौन सा स्थित है, पिथौरागढ़ और जो चंपावत जिला है तो इनके बीच में है लास्पा दर्रा। अब एक और दर्रा है ट्रेल पास दर्रा। तो ट्रेल पास दर्रा जो है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। और ट्रेल पास जो दर्रा है इसकी खोज कब हुई थी, 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज हुई थी। किसने करी थी,
इसकी खोज विलियम ट्रेल ने, जो कि स्थानीय व्यक्ति मलक सिंह बूढ़ा, उनकी मदद से करी थी। तो किसने करी थी? विलियम ट्रेल ने। और जो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति था एक मलक सिंह बूढ़ा, तो उनकी मदद से इन्होंने ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी। अब नंदाकोट और नंदा देवी जो पर्वत श्रेणियाँ, इनको जोड़ता है कौन? नंदाकोट और नंदा देवी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? ट्रेल पास दर्रा। और इसे पिंडारी कांडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रेल पास दर्रा को और किस नाम से जाना जाता है? पिंडारी कांडा के नाम से ट्रेल पास दर्रा को जाना जाता है। अब जो ये बाराहोती हो गया, लातू धुर्रा हो गया, टोपी धुंगा हो गया और मारछुक दर्रा, तो ये चमोली और पिथौरागढ़ जिले के मध्य में स्थित है। और कुनकुन खाल दर्रा ये चमोली जिले के भीतर एक स्थित दर्रा है। और सिंधला दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ जिले के भीतर स्थित है। दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिंधला दर्रा। और उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंधला दर्रा जो है उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा ये दर्रा है। और उसके बाद पिथौरागढ़ में एक और दर्रा है, तो पिथौरागढ़ में रालम दर्रा है। तो ये क्या करता है? दारमा और जो जवाहर घाटी है, जवाहर घाटियाँ जो है उनको आपस में जोड़ता है। कौन सा? रालम दर्रा। तो इतने दर्रों के बारे में आपको विस्तार से अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर आप लोगों से पूछ लेता है। श्रीकंठ जो दर्रा है वो किन जनपदों को जोड़ता है, यानी कि किन जनपदों के मध्य स्थित है? तो श्रीकंठ आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। कालिंदी दर्रा पूछेगा तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। कालिंदी जो दर्रा है हमारे जो सबसे बड़े जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो कालिंदी दर्रा आपके उत्तरकाशी और चमोली जिले को आपस में जोड़ता है। उसके बाद सुंदर ढूंगा जो दर्रा है, तो सुंदर ढूंगा दर्रा आपका बागेश्वर और चमोली को आपस में जोड़ता है। तो बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बागेश्वर और चमोली को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है सुंदर ढूंगा। उसके बाद जो लास्पा दर्रा है, तो लास्पा दर्रा आपका ये आपके चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। तो लास्पा दर्रा आपका क्या है? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। उसके बाद ट्रेल पास जो दर्रा आपका है, तो ट्रेल पास दर्रा आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो ट्रेल पास दर्रा क्या है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ट्रेल पास दर्रा है। खोज कब हुई? 1830 में। किसने करी? विलियम ट्रेल ने। किसकी मदद से करी? मलक सिंह बूढ़ा की मदद से करी थी। अब देखो नंदाकोट और नंदा देवी जो पर्वत श्रेणी है, तो इनको भी कौन जोड़ता है? तो नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणियों को भी जोड़ने का काम ट्रेल पास दर्रा करता है। और ट्रेल पास को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पिंडारी कांडा के नाम से ट्रेल पास दर्रा को जाना जाता है। अब बाराहोती हो गया, लातू धुर्रा, बाराहोती, लातू धुर्रा, टोपी धुंगा, मारचोक। तो बाराहोती, लातू धुर्रा, टोपी धुंगा, मारचोक ये दर्रे का है। तो ये दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में, पिथौरागढ़ जिला जो है उनके मध्य में स्थित है। बाराहोती, लातू धुर्रा, टोपी धुंगा, मारचोक जो दर्रे हैं ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। और कुनकुन खाल जो दर्रा है, तो ये चमोली जिले में भीतर स्थित है। तो चमोली जिले के भीतर कौन सा दर्रा स्थित है? कुनकुन दर्रा। उसके बाद जो सिंधला दर्रा है, तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो सिंधला दर्रा ये आपका दारमा और जो ब्यास घाटियाँ हैं उनको जोड़ने का काम करता है। कहाँ ये स्थित है? तो पिथौरागढ़ जिले के भीतर स्थित है सिंधला दर्रा। और उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो सिंधला दर्रा ही उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। और फिर आता है आपका रालम दर्रा। तो रालम दर्रा भी आपका पिथौरागढ़ में, और ये दारमा और जवाहर घाटी को जोड़ने का काम करता है। तो दर्रों से आप लोगों को इतना विस्तार से पता होना चाहिए। अब बात करेंगे उत्तराखंड और तिब्बत जो ऑक्यूपाइड है चीन के द्वारा, तो उनके बीच जो प्रमुख दर्रे हैं तो कौन कौन से और उनकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड और तिब्बत ऑक्यूपाइड, जो चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड है तिब्बत का क्षेत्र, उनके बीच कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो ऐतिहासिक रूप से व्यापार और आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे के बारे में देखते हैं। तो लिपुलेख जो दर्रा है, तो ये कहाँ है? ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दर्रा? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन पर स्थित है, जिसे लेकर काफ़ी विवाद भी रहता है। तो कौन सा दर्रा है वो? लिपुलेख दर्रा। 2015 में भारत और चीन के बीच लिपुलेख समझौता भी हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। अब देखो दारमा, नवीधुरा, ऊँटा जयंती, तो ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ते हैं। दारमा, नवीधुरा, ऊँटा जयंती। तो दारमा, नवीधुरा और ऊँटा जयंती, तो ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं ये दर्रे। उसके बाद उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच जो दर्रे, तो थांगला दर्रा आपने सुना होगा इसके बारे में। तो थांगला दर्रा जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर
स्थित दर्रा है, तो थांगला दर्रा। उसके बाद कौन सा, सिंधला दर्रा। तो पहला थांगला दर्रा उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वो है थांगला दर्रा। और ये किन किन को जोड़ता है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में स्थित है थांगला दर्रा। और मुलिंगला दर्रा हो गया, नीलांग दर्रा हो गया और सांगोकला दर्रा हो गया, तो ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में स्थित है। मुलिंगला, नीलांग और सांगोकला दर्रा ये भी कहाँ पर है, उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। और चमोली और तिब्बत के मध्य जो स्थित दर्रा है जिसमें हो गया नीति दर्रा, फिर किंगरी बिंगरी दर्रा, माणा दर्रा, डुंगरीला दर्रा, बालचाक दर्रा, घाटलिया दर्रा, भूंडार दर्रा, सलसल दर्रा, तुंजुन दर्रा, चौरहोती दर्रा, लमलंग दर्रा, ये चमोली और तिब्बत के बीच प्रमुख दर्रा है, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है, ऊपर मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी का है उत्तरकाशी जनपद में है, तो ये इसको उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। तो ये जो घाटी है उत्तरकाशी जिले में स्थित है और मुख्य रूप से उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर पड़ती है। तो कहाँ पर पड़ती है नेलांग घाटी, उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर। पीछे से एरोप्लेन जा रहा है जो आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको फोकस बनाए रखना है। अब देखो इसे यह नाम इसके शुष्क, ठंडी और ऊंचाई वाली रेगिस्तानी जैसी स्थलाकृति के कारण दिया गया है, जो लद्दाख के परिदृश्य से मिलती है। यहाँ की जो जलवायु और भूभाग है इसे उत्तराखंड के अन्य हरे भरे क्षेत्रों से अलग करते हैं, किसको, नीलांग घाटी को। अब फ्रेडरिक विल्सन का हर्सिल घाटी के विकास में क्या योगदान था और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेडरिक विल्सन जो यहाँ पर एक अंग्रेज़ था, तो इसने क्या करा था, उत्तरकाशी के हर्सिल घाटी में क्या करा था, अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब योगदान क्या दिया था, इन्होंने उत्तरकाशी के हर्सिल क्षेत्र में सेब के बागान लगाए थे, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला था। वह लकड़ी को जलमार्ग के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम में भी शामिल थे, जिससे उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ था। अब पहचान में आपको बताऊं तो उनकी जो लोकप्रियता है और धन के कारण स्थानीय लोग उन्हें क्या कहते थे, राजा विल्सन। तो राजा विल्सन किसको कहते थे, फ्रेडरिक विल्सन को राजा विल्सन कहते थे। कहाँ के लोग, हर्सिल के स्थानीय लोग। उन्हें किंग ऑफ हर्सिल के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपने नाम के सिक्के तक चलाए थे और उनकी स्थानीय शक्ति और प्रभाव को ये दर्शाता है। अब उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया, और दूसरा भी मैंने आपको अभी ऊपर विस्तार से बताया। तो आपकी मेमोरी में चेकआउट करना चाहते हो कमेंट में बताइए। वैसे आप लोगों ने यहाँ पर नकल तो कर ही दी होगी। बाकी देखो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है थांगला दर्रा। आप देखो जो थांगला दर्रा है आपका, ये किन किन के मध्य स्थित है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है थांगला दर्रा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है थांगला दर्रा। अब उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो सिंधला दर्रा है, और सिंधला दर्रा कहाँ है आपका, ये पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में तो दारमा और जो ब्यास घाटियाँ हैं उनको जोड़ता है, कौन सा दर्रा, सिंधला दर्रा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को मैंने आज विस्तार से बता दिया है। अब एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, ताकि आपकी मेमोरी में अच्छे से यहाँ पर ये सारी चीज़ें बैठ जाए। तो मैंने अभी आपको विस्तार से बताया और क्विक रिवीजन के जरिए आप लोग यहाँ पर ये आपकी मेमोरी में यहाँ पर हमेशा के लिए छपने वाला है, क्योंकि फिर आप अगर दूसरी बार यहाँ पर अपने नोट्स खुद बनाओगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, हर बारीकी से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें अच्छे से छप सकें, क्योंकि हर चीज़ को जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आप लोगों को अगर एक भी बारीकी आपकी छूट जाती है तो आपका 1 नंबर कर सकते हो, और 1 नंबर से ही रैंक काफ़ी ज़्यादा दूर खिसक जाती है। तो आप लोगों ने उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी देखी, नेलांग घाटी के बारे में आप लोगों ने जाना, ये किस स्थान पर है, उत्तरकाशी में है, और उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है कौन सी घाटी, नेलांग घाटी। इसकी विशेषता क्या है नेलांग घाटी की, इसको उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं। इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, तो देखो जो प्रसिद्ध गंतांगली मार्ग था, जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद गंतांगली जो मार्ग था इसको बंद कर दिया गया था। फिर 40 सालों तक इसको बंद रखा गया और 2021 में फिर इसको दोबारा खोला गया। किसको,
जो नेलांग घाटी में गंतांगली मार्ग था। अब जो भैरव घाटी है, तो भैरव घाटी भी आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में। अब इसका क्या विशेषता है, तो जाड़गंगा जिसको जानवी नदी भी कहते हैं और भागीरथी जो नदी है, तो इनके जो संगम होता है यहीं पर होता है। कहाँ पर, भैरव घाटी में। हरकीदुन घाटी, तो ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में आता है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है आपका हरकीदुन घाटी। अब इसकी विशेषता क्या है, इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। अब इसका जो प्रवेश द्वार है, तो हरकीदुन घाटी का प्रवेश द्वार कहाँ है, पुरोला है। और जो पुरोला है, तो पुरोला की जीवन रेखा कौन सी नदी है, कमल नदी पुरोला की जीवन रेखा है। और जो कमल नदी है लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। अब हर्षिल घाटी जो है, हर्षिल घाटी भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब क्या इसकी विशेषता है, तो सेब और राजमा के उत्पादन के लिए यहाँ पर उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। इसके विकास में योगदान किसने दिया था, फ्रेडरिक विल्सन ने इसके विकास में योगदान दिया था। जनता इसको राजा विल्सन और किंग ऑफ हर्षिल के नाम से भी पुकारती थी। और इस क्षेत्र में सेब के बागान इन्होंने लगाए थे और जलमार्ग से लकड़ी के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने धन भी कमाया था। उत्तरकाशी की अन्य जो घाटियाँ, जिसमें रवाई घाटी, तो तिलाड़ी घाट से ये संबंधित है, वर्तमान में उत्तरकाशी में, लेकिन पहले ये टिहरी गढ़वाल में थी, क्योंकि 1930 में जो उत्तरकाशी है वो टिहरी के अंतर्गत ही आता था। अब पिथौरागढ़ की जो मुख्य घाटियाँ, तो सौर घाटी, तो पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम था तो उसको सौर घाटी के नाम से जाना जाता था। और पिथौरागढ़ को अभी मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो पिथौरागढ़ की जो घाटियाँ हैं, दारमा हो गया, ब्यास हो गया, और जो चौदास घाटी है ये कहाँ पर है, ये तो यह जो दारमा, ब्यास और चौदास घाटी ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में आती है। और जो सौका जनजाति है, जो कि भोटिया जनजाति की क्या है, एक उपशाखा इसको या फिर उपजाति आप लोग कह सकते हो। तो इनका निवास स्थान कहाँ पर होता है, दारमा, ब्यास और चौदास घाटियों में। अब जो चमोली की जो घाटियाँ हैं, जिसमें चिनाब घाटी हो गया, उर्गम घाटी हो गया, जो कि कहाँ पर है, तो उर्गम घाटी जोशीमठ के पास है। सोल घाटी का है, तो सोल जो घाटी है ये जिसको सोल घाटी कहते हैं, तो सोल घाटी का है पिथौरागढ़ में। और फूलों की घाटी ये भी आपका चमोली में, नीति घाटी चमोली में, और हापला घाटी ये भी आपकी चमोली की कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं। अन्य प्रमुख घाटियों में आपको बताऊँ तो अल्मोड़ा में गवाड़ घाटी है, कोसी नदी घाटी है, वारंडल घाटी है, और टिहरी में हेवल घाटी है, बागेश्वर में कत्यूर घाटी है, और पिंडर घाटी है, और सुंदरडूंगा घाटी आपकी कहाँ पर है, ये बागेश्वर में। अब उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में भी देख लीजिए फिर से। उत्तराखंड की सर्वोच्च जो शिखर है वो है नंदा देवी पश्चिमी, तो ये किस जनपद में, चमोली में, ऊंचाई 7,817 मीटर। अब जो पहला प्रयास होता है 1905 में होता है, कौन करता है, टीजी लॉन्ग स्टॉप करता है, लेकिन वो असफल रहता है। 7,855 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हो चुका है। ये 7,855 नहीं, ये तकरीबन 5,855 मीटर के समथिंग ये चढ़े थे। तो एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन 7,855 यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइप करते वक्त कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो आप लोग इसको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। 5,800 समथिंग ये चढ़े थे और फिर वहाँ से वापस लौट चुके थे। अब जहाँ तक ये चढ़े थे तो उसको लॉन्ग स्टॉप फॉल, जिस एरिया तक ये चढ़े थे उसको लॉन्ग स्टॉप फॉल भी कहते हैं। तो 1905 में पहली बार इन्होंने चढ़ाई करी थी, लेकिन असफल रह गए थे पूरी चढ़ाई करने में। उसके बाद 1936 में दो व्यक्ति जाते हैं, बिल टिलमैन और ओडल। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर टिलमैन और ओडल जो रहते हैं यहाँ पे सफल यहाँ पे आरोहण कर देते हैं। और उत्तराखंड की पर्वतारोहण की शुरुआत इसी प्रयास से मानी जाती है। किनके प्रयास से, टी जी लॉन्ग स्टॉप ने जो सबसे पहले 1905 में करी थी। तो इन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड में पर्वतारोहण की शुरुआत कर दी थी। और फिर ये टिलमैन और ओडल जो थे 1936 में इन्होंने सफल आरोहण भी कर दिया था। अब उत्तराखंड की जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है वो कामेट शिखर है। ये भी कहाँ है, चमोली जनपद में, 7,756 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और पहला जो सफल जो आरोहण होता है कामेट शिखर में, ये होता है 1931 में। कौन करता है, फ्रैंक स्मिथ करता है। तो फ्रैंक स्मिथ फूलों की घाटी की खोज भी करता है। तो जब ये कामेट शिखर से उतरता है तो ये क्या करता है कि भटकते भटकते ये अपने दोस्त के साथ, फ्रैंक इसमें जो अपना इसका दोस्त था वोर्सवर्थ, तो ये फूलों की घाटी में पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार फूलों की घाटी की खोज भी कौन करता है, फ्रैंक स्मिथ। उसके बाद उत्तराखंड का जो तीसरा सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, नंदा देवी पूर्वी। और नंदा देवी जो पूर्वी है तो इसकी जो अगर ऊंचाई के बारे में आपको बताऊं तो 7,434 इसकी 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये अगर क्षेत्र पूछा जाएगा तो चमोली और पिथौरागढ़ के क्षेत्र में आता है। तो अन्य कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे माणा शिखर हो गया, तो 7,272 मीटर इसकी ऊँचाई है। कहाँ पर है, चमोली में है। तो माणा शिखर भी आपको पता होना चाहिए, 72 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, और चमोली जनपद में आता है। उसके बाद बद्रीनाथ शिखर भी आपका कहाँ पर है, तो बद्रीनाथ शिखर भी आपका कहाँ पर है, चमोली में, 7,140 मीटर। 7,140 मीटर बद्रीनाथ शिखर की क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद चौखंबा जो शिखर है 7,138 मीटर, ये भी कहाँ है, चमोली में,
चौकम्बा शिखर की 7138 इसकी क्या है ऊंचाई है। और चमोली जनपद में बद्रीनाथ 7140 मीटर कहाँ है, चमोली जनपद में। उसके बाद जो त्रिशूल पर्वत है तो 7120 मीटर त्रिशूल पर्वत की क्या है ऊंचाई, 7120 मीटर त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है। उसके बाद जो सतोपंथ शिखर है 7084 मीटर, जो कि ये भी चमोली जनपद में। और तो सतोपंथ जो शिखर है 7084 मीटर क्या है, 7084 मीटर सतोपंथ शिखर की क्या है ऊंचाई है। उसके बाद द्रोणगिरी और दूनागिरी जो पर्वत है तो ये भी आपके चमोली में। तो द्रोणगिरी और दूनागिरी पर्वत की जो ऊंचाई है 7066 मीटर 7066 मीटर द्रोणगिरी, और जो दूनागिरी पर्वत है इसकी ऊंचाई है 7066 और सतोपंथ का पूछेगा तो 7084 मीटर आपको पता होना चाहिए। बाकी गंधमादन पर्वत बहुत सारी चोटियाँ हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो गंधमादन जो पर्वत है तो ये भी चमोली में 6984 मीटर इसकी 6984 मीटर गंधमादन पर्वत की क्या है ऊंचाई। उसके बाद हाथी पर्वत तो ये भी चमोली में। तो ओली बुग्याल के ये समीप है कौन, हाथी पर्वत। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 6727 6727 हाथी पर्वत, तो 6727 मीटर हाथी पर्वत की क्या है ऊंचाई। उसके बाद नीलकंठ जो पर्वत है तो ये भी चमोली में, तो 6597 मीटर। तो इसे गढ़वाल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, तो गढ़वाल क्वीन के नाम से नीलकंठ पर्वत को जानते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है वो पौड़ी में स्थित है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। नीलकंठ पर्वत पूछा जाएगा तो 6597 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है और चमोली जनपद में। लेकिन नीलकंठ महादेव मंदिर पूछा जाएगा तो ये आपका पौड़ी जनपद में आता है। उसके बाद नंदा घुंघटी जो आपकी चोटी है तो नंदा घुंघटी चोटी ये भी आपके चमोली में आती है। और अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 6300 मीटर नंदा घुंघटी चोटी की क्या है ऊंचाई है और चमोली जनपद में आता है। उसके बाद नंदाकोट आपको पता ही है, ऊपर बता दिया, चमोली और पिथौरागढ़ में आता है और लगभग 6800 मीटर नंदाकोट जो यहाँ पर चोटी है इसकी ऊंचाई है। उसके बाद पंचाचूली पाँचवा जो सर्वोच्च शिखर है इसके बारे में भी मैंने ऊपर बता दिया, 6905 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। और गौरी गंगा और जो पूर्वी धौली गंगा है तो उनके मध्य स्थित है पंचाचूली और ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उसके बाद भागीरथी जो शिखर है तो ये कहाँ पर है, तो भागीरथी शिखर आपका उत्तरकाशी जनपद में आता है, तो 6856 मीटर 6856 मीटर भागीरथी शिखर 6856 मीटर। और कहाँ पर है भागीरथी शिखर, उत्तरकाशी। उसके बाद श्रीकंठ, तो श्रीकंठ भी उत्तरकाशी में, तो 6728 मीटर श्रीकंठ जो आपका शिखर है इसकी ऊंचाई है और उत्तरकाशी जनपद में। उसके बाद स्वर्गरोहिणी शिखर जो है आपका चमोली और उत्तरकाशी में के मध्य स्वर्गरोहिणी शिखर है चमोली और उत्तरकाशी के मध्य, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 6200 मीटर के तकरीबन है। उसके बाद बंदरपुर जो आपका यहाँ पर है पर्वत तो ये भी उत्तरकाशी में 6300 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इन सारी जो यहाँ पे आपको मैंने विस्तार से बताई है पर्वत चोटियाँ, तो इनके बारे में आप लोग विस्तार से यहाँ पे विस्तार से मतलब इनका जनपद और चोटी के बारे में अच्छे से यहाँ पे नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट रहने वाला। उसके बाद उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे और आंतरिक दर्रे जो राज्य के भीतर है तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो मतलब अभी मैंने ऊपर जितने आप लोगों से डिस्कस किए थे तो आप देखते हैं आपको कितने याद है। तो श्रीकंठ जो दर्रा है वो आपका कहाँ है, तो उत्तरकाशी और जो हिमाचल प्रदेश है तो उनके मध्य स्थित है श्रीकंठ दर्रा। कालिंदी दर्रा आपका कहाँ है, तो कालिंदी दर्रा जो है तो उत्तराखंड के जो दो सबसे बड़े जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से उनको जोड़ता है। तो कौन कौन से, उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रे का नाम क्या है कालिंदी दर्रा। और सुंदरडूंगा दर्रा, तो सुंदरडूंगा जो आपका है ये आपके बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। उसके बाद लास्पा दर्रा जो आपका है पिथौरागढ़ और जो चंपावत जिला है उसको जोड़ता है लास्पा दर्रा। ट्रेल पास दर्रा किसको जोड़ता है, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है ट्रेल पास दर्रा। 1830 में विलियम ट्रेल के द्वारा इसकी खोज हुई थी, जो वहाँ का एक मूल निवासी था मलक सिंह बूढ़ा, उनके साथ इन्होंने इसको खोजा था। और जो नंदाकोट है और जो नंदाकोट और नंदा देवी जो पर्वत श्रेणी है तो उनके मध्यम स्थित है। बाकी जो ट्रेल पास दर्रा है इसको पिंडारी कांडा के नाम से भी जाना जाता है। और जो बाराहोती, लातू धुर्रा, टोपी दूंगा, मारचूक दर्रे ये चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। बाराहोती, लातू धुर्रा, टोपी दूंगा और मारचूक दर्रा कहाँ पर है, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य। कुन खाल दर्रा का है, तो ये अंदरूनी दर्रा है, तो चमोली के भीतर ये दर्रा है कुन खाल दर्रा। उसी प्रकार यहाँ पे करना सिंधला करना, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया फिर से। तो यहाँ पे सिंधला दर्रा जो है तो दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, तो सिंधला दर्रा जो है ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के भीतर है। और किस किस को जोड़ता है, तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने का काम कौन सा करता है, सिंधला दर्रा। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, सिंधला दर्रा है। और रालम जो दर्रा है तो रालम दर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद के भीतर स्थित है। तो रालम दर्रा किसको जोड़ता है, तो रालम दर्रा जो दारमा और जवाहर घाटी है उनको आपस में जोड़ता है रालम दर्रा। बाकी
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? थांगला। और दूसरा कौन सा है? सिंधला। ठीक है, सिंधला। अब अंतर्राष्ट्रीय दर्रा जो भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य सबसे पहले देखेंगे तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य है लिपुलेख दर्रा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है लिपुलेख दर्रा। भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर कौन सा दर्रा स्थित है? लिपुलेख दर्रा। 2015 में भारत और चीन के बीच लिपुलेख समझौता भी हुआ है। अब देखो, दारमा हो गया, नवीधुरा हो गया और ऊँटा जयंती, तो ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य है। उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य कौन से? थांगला दर्रा, जो कि राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा भी है। मुलिंगला हो गया, नीलांग हो गया, सांगोकला हो गया, तो ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। मुलिंगला, नीलांग और सांगोकला उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। उसके बाद चमोली और तिब्बत के मध्य जो अधिकतर दर्रे हैं, तो चमोली और तिब्बत के मध्य नीति है, किंगरी बिंगरी है, माणा है, डोंगरीला है, बालचाक है, घाटली है, पुंडार है, सलसल है, तुंजुन है, चोरोती है, लमलंग दर्रा है। बाकी आपको मैंने ऊपर विस्तार से बताए हुए। तो इस प्रकार आप लोगों का यहाँ पर जो भी टॉपिक बनता है आपका घाटियों से, दर्रों से और पहाड़ियों से, तो वो आपको मैंने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपके साथ। बाकी आप लोग अच्छे से अपने नोट्स तैयार करते रहिए, और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में आपको, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हो प्लेलिस्ट में, जहाँ पर अच्छे से मैंने आपको विस्तार से बताया। फिर भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी बनती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपके समझ में आ रहा होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम छोड़ देंगे।